हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का रिवीजन। और आज इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम को बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपका कल एग्जाम है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक को निकाल लें और रेडी हो जाएं इस वीडियो को देखने के लिए। इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन कट कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोल एंड पेट्रोलियम। हमें यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना सबको पता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के अलावा यहाँ पर हमें नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है। वो पेट्रोलियम कराऊंगा तभी समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्रदान वाले रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टेबल और एक होता है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल जिसको एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, जिसको ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो अनलिमिटेड हैं। दीज आर द अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर कौन कौन से ऐसे अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स हैं? बहुत सिंपल सी बात है। एयर इसका एग्जाम्पल हो सकता है, हवा इसका एग्जाम्पल हो सकती है, इसके अलावा सॉइल इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता है, ठीक है। तो ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। एयर, सॉइल, सनलाइट और भी बहुत सारे, जैसे वाटर है अर्थ का, जो समुद्र के अंदर वाटर है, बहुत सारा वाटर है, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बताया ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, यानी कि ये लिमिटेड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं एग्जॉस्टेबल के। सबसे अच्छा जो हम पढ़ने वाले हैं कोल और पेट्रोलियम, ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है फॉसिल फ्यूल। क्या हो सकता है? फॉसिल फ्यूल। अभी बताऊंगा फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जाम्पल है। एक सेकेंड। फॉसिल फ्यूल्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है। वाइल्ड लाइफ इसका एग्जाम्पल हो सकती है, वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हो सकता है फॉरेस्ट। तो इस तरीके के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनको खत्म किया जा सकता है ह्यूमन एक्टिविटी से। पिछले चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल में हमने यही देखा था कि वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पे आ रहा है, वो देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर देख लिया है तो बाकी फोकस हम यहाँ पे करते हैं। देखो एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल दोनों समझ आया होगा आपको, बहुत ही सिंपल था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है, फॉसिल फ्यूल्स। देखिए फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? देखिए फॉसिल फ्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मतलब फ्यूल की तरह यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आता है फॉसिल। फॉसिल क्या होता है? देखिए फॉसिल का मतलब आप सिंपली ये समझिए कि एक ऐसी चीज़ जो अर्थ के नीचे काफ़ी टाइम से दबी हुई थी और वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गई है, उसे बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल में बेसिकली आपके दो एग्जांपल आते हैं। एक आता है आपका कोल, दूसरा आता है आपका पेट्रोलियम, ठीक है। ये आपके फॉसिल फ्यूल्स है। और फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है, मतलब कि क्या काम होता है इनका, क्यों इन्हें मतलब हमें ज़रूरत पड़ रहा है निकालने का? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा द सब्सटेंसेस दैट गिव एनर्जी ऑन बर्निंग, दीज आर कॉल्ड एज द फ्यूल्स। ये तो फ्यूल्स होते हैं जो सब्सटेंस जलने पर एनर्जी प्रोवाइड करे, उसे फ्यूल बोलते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ज़मीन के नीचे दबे हुए थे बहुत सालों से, ज़मीन के नीचे, समुद्र के नीचे, और वो कन्वर्ट हो गए हैं फॉसिल्स में। अब हम उनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल्स। इसकी डेफिनेशन लिखिए, दीज आर द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड मिलियन ईयर्स अगो। मतलब कि लाखों करोड़ों साल पहले ये ज़मीन के नीचे दबे हुए थे और यहाँ से भाई हमने इसे फ्यूल की तरह निकालना शुरू कर दिया है। अभी आपको और ज़्यादा समझ आएगा जब मैं आपको कोल का टॉपिक समझाऊंगा कि कैसे ये सब हुआ था। तो समझ आया कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ये हमें एनर्जी देते हैं बर्निंग पर, और फॉसिल का मतलब वही होता है जो डेड रिमेन्स थे अर्थ के अंदर, मतलब कि बहुत साल पहले जितने पेड़ थे, पौधे थे, जानवर थे, वो सब दब गए थे अर्थ के नीचे। सॉइल के ऊपर सॉइल चढ़ती गई, और आज करोड़ों लाखों साल बाद हम उन्हें निकाल रहे हैं एज फॉसिल फ्यूल्स। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी देखो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का सा कुछ डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना ले। तो यहाँ पर देखिए कोल, नेक्स्ट आता है कोल। कोल क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, कोल एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। कोल एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ये हार्ड होता है, इट इज़ हार्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। एक हार्ड कंबस्टिबल यानी कि कठोर जलाया जाने वाला सब्सटेंस होता है कौन? कोल। ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर मेनली क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। और मेरी बात ध्यान रखना, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हम पढ़ते हैं उन सभी के अंदर डियर स्टूडेंट्स कार्बन का होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कार्बन जलने के ऊपर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोल की।
जो मैंने आपको ये पूरी फॉसिल फ्यूल की कहानी बताई थी ना, वो इस फॉर्मेशन वाले टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। देखो हुआ क्या था कि 300 मिलियन ईयर अगो, 300 मिलियन ईयर अगो, 300 मिलियन कितना होता है, 300 मिलियन होता है 30 करोड़, ठीक है, 300 मिलियन का वैल्यू होता है 30 करोड़। 30 करोड़ साल पहले फ्लडिंग और नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, मतलब कि बाढ़ आने की वजह से और नेचुरल प्रोसेस जैसे भूकंप, ठीक है, इसकी जैसी प्रोसेस जो हो रही थी डियर स्टूडेंट्स, उनकी वजह से क्या हुआ, जितने भी फॉरेस्ट थे डियर स्टूडेंट वो बरी हो गए। अब बरी का मतलब क्या होता है, दब जाना। अब देखो होगा क्या, मान लीजिए मेरी बात ध्यान से समझिए, ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म है ये वाले। अब यहाँ पर आ गई बाढ़, ये बाढ़ आने की वजह से दब गए, इसके ऊपर चढ़ गई सॉइल की लेयर, सॉइल की लेयर चढ़ गई, इसके ऊपर एक और सॉइल की लेयर चढ़ गई, और ऐसे सॉइल की लेयर चढ़ती चढ़ती चली गई। और ये टाइम पीरियड छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है, 300 मिलियन ईयर्स। देखो 300 मिलियन मतलब कि 30 करोड़ साल की बात है। तो ऐसा ही रहा, फॉरेस्ट ज़मीन के नीचे दब गए। जब वो ज़मीन के नीचे दब गए, किसी चीज़ को जब हम दबाते हैं तो वहाँ उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जितना ज़्यादा वो नीचे गया था डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होने लग गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वहाँ पर एक प्रोसेस देखने को मिली जिसे बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोल बनता है। क्या बनता है, कोल बनता है। कैसे बनता है, जो डेड प्लांट्स है डियर स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर, ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ द डेड प्लांट्स इनटू कोल ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, ठीक है। कार्बोनाइजेशन समझ आया। कई बच्चे मुझसे लाइव में पूछते रहते थे कि सर कार्बोनाइजेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कार्बोनाइजेशन एक्चुअल में क्या है। और कार्बोनाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, और कार्बोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से डियर स्टूडेंट्स हमें फाइनली मिल जाता है कोल। तो समझ आया कोल कैसे मिला। कोल जो है 300 मिलियन ईयर अगो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो, मतलब बेसिकली यहाँ पर फॉरेस्ट को आप रखना है, कोल के अंदर फॉरेस्ट को आप मेन रखेंगे, लकड़ी वाले जितने भी चीज़ें थी फॉरेस्ट होते हैं वो, ठीक है। 300 मिलियन ईयर अगो फ्लडिंग और नेचुरल प्रोसेस की वजह से जितने भी फॉरेस्ट थे वो बरी हो गए, दब गए ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे दबने के बाद डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कार्बोनाइजेशन प्रोसेस देखी गई। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर डेड प्लांट्स जो थे, ट्रीज जो थे डियर स्टूडेंट्स, वो कोल में कन्वर्ट हो गए और फाइनली हमें कोल जो है वो देखने को मिल गया। तो ये बेसिक फॉर्मेशन थी। तो इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल बनता है। देखो टाइम लगा, नेचुरल प्रोसेस हुई, दबता चला गया ज़मीन के नीचे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देखने को मिला, देन वो कन्वर्ट हो गया फॉसिल फ्यूल में। तो कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नाउ देखिए, जब कोल को प्रोसेस किया जाता है, क्या करा जाता है, प्रोसेस किया जाता है जब कोल को, मतलब वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू, कंपनी वाली जो मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर जो प्रोसेसेस होती हैं उनको जब किया जाता है कोल के ऊपर, तो हमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं बेसिकली। एक होता है कोक, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। कोक, कोक क्या होता है, कोक डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना, कोक कोल्ड ड्रिंक देखिए आपने कोक वाली, वो वाली नहीं है, ये अलग है। कोक के अंदर क्या होता है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सॉलिड होता है। दिस इज टफ यानी कि ये सॉलिड होगा। कैसे फॉर्म होगा, सॉलिड, टफ होगा, पोरस यानी कि छेदनुमा होगा, और ब्लैक कलर का होगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में, सिंगल वर्ड के क्वेश्चन में पूछ लेता है, एक ऐसा सब्सटेंस बताइए कार्बन का जो टफ है, पोरस है और ब्लैक है, उसका नाम क्या है, आपको कहना है कोक है। और कोक की खासियत ये है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोक जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो है कोक। ये आपको याद रखना है। कोक का इस्तेमाल जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में होता है। मतलब कि जो स्टील होता है उसको बनाने में, और जो मेटल्स होते हैं, जो जितनी भी धातुएं होती हैं अर्थ से, उन्हें निकालने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें भी कोक का इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है उसको थोड़ा सा रहने दें, अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, किसका, स्टील का, और एक्सट्रैक्शन कराया जाता है, यानी निकाला जाता है मेटल्स को अर्थ से विद द हेल्प ऑफ कोक। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है कोल टार। इसके बारे में आपको पता होगा, कोल टार जो ब्लैक से लिक्विड होता है, आपने देखा होगा। इससे क्या करते हैं, रोडों की मिटाइलिंग की जाती है, रोडों को ढका जाता है, यानी कि रोड को मजबूत किया जाता है, ठीक है। तो मिटाइलिंग किया जाता है रोड्स का। उसके बाद देखिए क्या होता है, ब्लैक होता है, थिक होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, और मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का। यानी कि सबसे ज़्यादा सब्सटेंसेस आपको कौन प्रोवाइड करा के देगा, कोल टार। ये कई बार पूछ लेता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है, इधर कोल का ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। कई बार आपको सिर्फ इतना दे देगा, ब्लैक थिक लिक्विड या फिर ब्लैक थिक मिक्सचर जो होता है उसका नाम बताइए। आपको कहना है कोल टार 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दवाइयाँ इससे बनती हैं, जो आपकी परफ्यूम होती है उसकी स्मेल जो होती है वो भी इसमें से आ सकती है, और जो आपकी साबुन की स्मेल होती है वो भी आ सकती है, और जो नेप्थलीन की बॉल्स वगैरह होती है वो भी इसमें आ सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। किससे ये आती हैं, आपके कोल टार से। तो आपको ये समझ के रखना है, कोल टार का इस्तेमाल रोडों की मिटाइलिंग के लिए भी किया जाता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आता है कोल गैस।
देखो गैस, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड, फिर लिक्विड पे गए, अब गए गैस के पास। तो कोल गैस क्या होता है, ये कब मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है एंट्रेंस एग्जाम में या फिर नॉर्मल में। देखो इस चैप्टर को मैं आपको इसी तरीके से करा रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन 1 वर्ड वाला बनता है वो आप कर पाओ। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो मैं आपको 1 वर्ड का PDF अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आप अलग से डाउनलोड कर लेना, एक बार पढ़ के चले जाना, एग्जाम आपका अच्छा चला जाएगा, नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोल गैस आता है, ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल, कोल की प्रोसेसिंग करने के दौरान, टू गेट कोक, मतलब कि जब कोल का प्रोसेस किया जाता है और हम मतलब देखिए क्या होता है ना कि मैं बताया आपको कि कोल का प्रोसेस करके हमें कोक भी मिलता है, कोल टार भी मिलता है। तो देखिए एक ये कहाँ से आया कोल गैस, ये आपको याद रखना है। जब कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है तो उधर से निकल कर आता है कोल गैस, यानी कि जब कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है, कोल की प्रोसेसिंग की जाती है कोक को निकालने के लिए, तो उसी समय हमें एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिल जाता है, उसका नाम होता है कोल गैस। कोल गैस का इस्तेमाल क्या होता है, यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि कोल का इस्तेमाल क्या होता है, तो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, तो बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं कोल के। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कोल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइज नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में, आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पेट्रोलियम होता है इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर से ही हमें LPG मिलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है, इसके अंदर से ही हमें कैरोसिन मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है, पेट्रोल मिलता है और डीजल मिलता है। ये सभी की सभी चीज़ें मिलती है हमें पेट्रोलियम से। अब कुछ बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोलियम को ही पेट्रोल समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, पेट्रोलियम से में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे फ्यूल्स मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर देखो पेट्रा और ओलियम, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी वजह से पेट्रोलियम बना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पेट्रोलियम जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, यानी कि पत्थर, रॉक। ओलियम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ऑयल, क्या होता है, ऑयल, यानी कि एक ऐसा फॉसिल फ्यूल जिसको रॉक्स के बीच में से, पत्थरों के बीच में से निकाला जाता है, उसे पेट्रोलियम बोला जाता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो यही है। अब देखो यहाँ पर इट इज़ माइंड, इसको निकाला जाता है, माइन किया जाता है फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर रॉक्स होते हैं उनके बीच में से निकाला जाता है किसको, पेट्रोलियम को। यहाँ पर उन रॉक्स का नाम आपको पता होना चाहिए, वो होता है इम्परवियस रॉक और रिजर्वियर रॉक। इम्परवियस और रिजर्वियर रॉक्स के बीच में से निकाला जाता है किसको, पेट्रोलियम को। ये अभी मैं बताऊंगा पूरा कि क्या है, कैसे निकाला जाता है, टेंशन ना ले, बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पर कि भैया फॉर्मेशन कैसे हुई पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन कैसे हुई। देखिए सबसे पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे समुद्र के अंदर, ये आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम जो होता है वो सी ऑर्गेनिज्म से बनता है, सी ऑर्गेनिज्म से बनता है, यानी कि समुद्र के अंदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे उनसे बनता है पेट्रोलियम। समुद्र के अंदर लाखों करोड़ों साल पहले, मतलब समुद्र के अंदर लाखों करोड़ों साल पहले वो ऑर्गेनिज्म मर गए, दे डाइड। कौन से ऑर्गेनिज्म, समुद्र वाले। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, समुद्र के अंदर से ही हमें मेजर पेट्रोलियम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है, कई बार नॉर्मल पूछ लेता है, कैसे मिलता है, समुद्र के अंदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उनकी वजह से हमें पेट्रोलियम मिलता है। अब देखो वो मर गए थे, मरने के बाद वो बरी हो गए, यानी कि उसके समुद्र के अंदर लेयर बाय लेयर दबते चले गए। जब वो लेयर बाय लेयर दबते चले जाएंगे, मान लीजिए अगेन ये दोबारा से हमारे ऑर्गेनिज्म है, इनके ऊपर एक लेयर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे लेयर्स इनके ऊपर होगी, बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी परत। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा। और देखो इतना ज़्यादा ज़मीन के नीचे वो दबे हुए हैं, इतना ज़्यादा समुद्र के नीचे वो दबे हुए हैं, समुद्र के नीचे, ज़मीन समुद्र समझ जाना, मैं समुद्र कहना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा वो वहाँ दबे हुए हैं लेयर्स के अंदर समुद्र में, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर होगा, यानी कि वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन जैसी गैस प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ पर हवा प्रेजेंट नहीं होगी। जब ये तीनों कंडीशन मीट हो जाती, मिल जाती हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वहाँ पर क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। इसी तरीके से पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र के अंदर के ऑर्गेनिज्म मर गए थे, वो दब गए, दबने के बाद हाई टेम्परेचर, प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से डियर स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, अब इसे निकाला कैसे जाता है, पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है वो देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने समुद्र का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि समुद्र के अंदर हम देखते हैं कि भाई मतलब खुदाई करनी होती है, समुद्र के अंदर हमें पाइप डालनी होती है, या फिर वेल्स सिंपल आप बोल सकते हैं, कुएं हमें खोदने होते हैं। ये कुएं कैसे खोदते हैं इसके बारे में आप ना जाने तो कोई बात नहीं है, बस ये बता देता हूँ कि बड़ी बड़ी मशीनरीज वहाँ पर होती है समुद्र के अंदर जो इसको निकालने का काम करते हैं, वो समुद्र के अंदर तक पाइप डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, इम्परवियस रॉक,
सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा इम्परवियस रॉक, सबसे नीचे होगा रिजर्वियर रॉक। सबसे ऊपर इम्परवियस, सबसे नीचे रिजर्वियर रॉक। इम्परवियस रॉक ऐसे रॉक होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अपने में से ऑयल को, नेचुरल गैस को बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि इनके पास कोई भी छेद नहीं होते, कोई भी पोर्स नहीं होते। दीज आर नॉन पोरस, इनके पास कोई भी छेद नहीं होता, ऐसा रॉक होता है। ये जो ऑयल है यहाँ पर, जो नेचुरल गैस है, इसको बाहर नहीं निकलने देगा। कौन? ये इम्परवियस रॉक, ये होता है इम्परवियस रॉक, ठीक है, याद रखना है। अब देखो इम्परवियस रॉक के नीचे हम जब और खोदते हैं तो हमें मिलता है नेचुरल गैस डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हमें फॉसल फ्यूल मिलता है, सबसे पहला जो हमें फॉसल फ्यूल समुद्र के अंदर देखने को मिलता है सबसे कम लेवल पर, वो होता है नेचुरल गैस। अब हमने दूसरा इधर वेल डाला, हमें मिल गया ऑयल, जिसे हम पेट्रोलियम बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरे में हमें क्या मिल जाएगा? ऑयल मिल जाएगा, नेचुरल गैस के जस्ट बाद ऑयल मिल जाएगा। और सबसे नीचे होता है रिजर्वियर रॉक, ठीक है। रिजर्वियर रॉक जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर छेद होते हैं, मतलब देखो छेद की वजह से नहीं, ये थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाता है, नेचुरल गैस ऊपर आ सकती है। रिजर्वियर रॉक में छेद होते हैं और ये ऑयल्स वगैरह को ट्रैप करके रखता है रिजर्वियर रॉक, ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर का वाटर का लेवल भी यहाँ पर दिखाया हुआ है समुद्र के अंदर। अब देखो ये गड्ढा खोदा हुआ है समुद्र के अंदर, मतलब पाइप डाले हुए हैं, वो सारा सीन चल रहा है जब वहाँ पर लैंड ज़मीन उनको मिल गई है, वहाँ पर हो रहा है ये सब, ठीक है। टेंशन ऐसा मत सोचे कि समुद्र है सर, वहाँ तो पानी होना चाहिए स्टार्टिंग में, तो ये अलग है थोड़ा सा। यहाँ पर जो वेल हैं वो समुद्र की मिट्टी में डाले हुए हैं, ऐसे समझो आप अभी के लिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा आपको। पहले आता है इम्परवियस रॉक। इम्परवियस रॉक के अंदर क्या खासियत होती है कि इसमें कोई छेद नहीं होता, ये जो ऑयल होता है, नेचुरल गैस होता है, इसको अपने से बाहर नहीं निकलने देता। मतलब कि इम्परवियस रॉक का काम यही होता है कि ये इसको बाहर नहीं निकलने देता अपने आप, ठीक है। जबकि रिजर्वियर रॉक क्या है, यहाँ पर ऑयल को, गैस को ट्रैप करेगा और हल्का हल्का ऊपर अपने इकट्ठा कर लेगा। समझ आ रही मेरी बात? और हम क्या करते हैं, हम वेल्स डालते हैं, सबसे पहले मिलता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के जस्ट बिलो हमें देखने को मिलता है ऑयल्स। तो ये क्लियर हुआ होगा डियर स्टूडेंट्स आपको कि कैसे इसे निकाला जाता है, मतलब क्या क्या इसका पूरा सीन होता है। ये आपको बना के आना है एग्जाम में, अगर आपको कई बार अगर आपको पूछ लेता है कि कैसे बनता है ये, फॉर्मेशन कैसे होती है और कैसे इसका एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन पूछता है, देन आपको ये वाला बनाकर आना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो पेट्रोलियम जो होता है एक डार्क ऑयली लिक्विड हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल, या फिर ओडोर, ODOUR, ओडोर, क्या राइटिंग है मेरी। तो पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली सब्सटेंस होता है, ऑयली लिक्विड होता है, जिसकी एक अजीब सी स्मेल होती है, अजीब सा ऑडर होता है, ठीक है। पेट्रोलियम डार्क कलर का होता है, इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इट हैज़ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि आपका LPG हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गई, ये सभी के सभी से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो पेट्रोलियम से मिलते हैं। देखो पेट्रोलियम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कोल बताया था कि कोल से हमें कोल टार मिलता है, कोक मिलता है, कोल गैस मिलती है, उसी तरीके से पेट्रोलियम से भी डिफरेंट सामान या फिर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम में भी बहुत कुछ मिलता है, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, जितना भी कुछ मिलता है आप देख लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेपरेशन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग क्या होता है? इन कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लेना। देखो पेट्रोलियम के अंदर बहुत कुछ है, पेट्रोल है, डीजल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, हमें इनको अलग करना है। तो कैसे करेंगे? हम रिफाइनरी का यूज़ करेंगे, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है पेट्रोलियम की, उनका यूज़ करेंगे और पेट्रोलियम को रिफाइन करेंगे और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में इसको बांट देंगे, या फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको वन वर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला जो वेल था, सबसे पहला जो कुआं था इसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, कहाँ खोदा गया था? वो खोदा गया था डियर स्टूडेंट्स यूएसए में एक जगह है पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया 1859 में वहाँ पर दुनिया का सबसे पहला पेट्रोलियम या फिर ऑयल वेल खोदा गया था। उसके जस्ट 8 साल बाद इंडिया के मकुम आसम के अंदर प्रेजेंट होता है। आसम के अंदर है, मतलब ये जगह मेरे को नहीं पता एक्चुअली, मैंने देखा नहीं है। 1867 में वहाँ से निकाला गया। उसके बाद अब कई बार पूछता है कि इंडिया में कहाँ से निकाला जाता है जनरली इंडिया में कहाँ से ये जो ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम में कहाँ से निकाला जाता है? देखो असम में, गुजरात में, मुंबई हाई से, और गोदावरी और कृष्णा की बेसिन से निकाला जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको वन वर्ड की तरीके से याद रखना है, इसको याद ही करना है यार, इसमें समझने का कुछ है नहीं। तो आई होप आपको ये वाला पूरा समझ आया होगा और ये वाला आप याद कर चुके होंगे। अगर गाइस आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि यस सर हमें समझ आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो अभी मुझे टाइम मेंशन करके डाउट लिख दें, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में, और उसके बाद इस चैप्टर को भैया हम खत्म कर देंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचुरल गैस। सो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स नेचुरल गैस का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही ज़्यादा है। सो नाउ यहाँ पर देखिए नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल रिसोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इसका डेफिनेशन कोई पूछता है आपको कुछ नहीं करना, ये वाली लाइन लिख देनी, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिसोर्स,
यानी कि एक फॉसिल फ्यूल वाला एनर्जी रिसोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये फॉसिल फ्यूल तो है ही, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका खासियत क्या है, मतलब कि नेचुरल गैस की क्या खासियत है। देखिए, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स, पाइप के थ्रू इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है नेचुरल गैस को। और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा ऐसा केमिकल होता है, कौन सी ऐसी एक खास तरह की गैस होती है। देखो, नेचुरल गैस के अंदर एक खास तरह की गैस होती है, उससे ही नेचुरल गैस बनती है। उस गैस का नाम आपसे पूछ सकता है। तो नेचुरल गैस के अंदर मेनली होता है मीथेन। मीथेन क्या होता है नेचुरल गैस के अंदर प्रेजेंट इंपॉर्टेंट गैस होती है। देखो, कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास 100% नेचुरल गैस है। 100% नेचुरल गैस का डियर स्टूडेंट्स 95% पार्ट मीथेन बनाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, मीथेन प्रेजेंट होता है किसमें, नेचुरल गैस में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अराउंड 95 तक हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस का एक खास एडवांटेज ये होता है कि इसको स्टोर करना आसान है, और इसे स्टोर करते हैं हम हाई प्रेशर पे, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर लगाकर। देखो, ये पाइपलाइंस के थ्रू कैसे आपको नेचुरल गैस मिलेगा, उसमें प्रेशर डालना पड़ेगा। नेचुरल गैस को प्रेशर की हेल्प से कंप्रेस करके डियर स्टूडेंट्स ट्रैवल करवाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है इन पाइप्स के थ्रू। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है। अगर नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर कर लिया जाता है तो हम उसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, CNG। इसके बारे में सबने सुना होगा, CNG के बारे में। और CNG जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ग्रीन फ्यूल होता है, एक क्लीनर फ्यूल होता है। CNG इज अ ग्रीन फ्यूल। CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG के अंदर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, मीथेन। या फिर नेचुरल गैस के अंदर भी मीथेन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये क्लियर हो गया कि ग्रीन फ्यूल है। क्यों ग्रीन फ्यूल है, बिकॉज इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन एट ऑल। ये पूरा बर्न हो जाता है, ये कार्बन के जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, अध जले जो पार्टिकल्स हैं, उनको प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में यूज़ होता है, पावर जनरेशन में यूज़ होता है CNG का, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, किसके, केमिकल्स के और फर्टिलाइजर्स के। ये आपको याद होना चाहिए कि व्हीकल्स में यूज़ होता है, पावर जनरेशन में यूज़ होता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर में इसका यूज़ होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आती है कि जो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है इंडिया के अंदर, इसका नेचुरल गैस का या फिर CNG का, वो कहाँ देखने को मिलता है। तो नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन का नेटवर्क है डियर स्टूडेंट्स, वो वडोदरा यानी गुजरात में देखने को मिलता है, और दिल्ली के कुछ एरियाज में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में पूछ सकता है। उसके बाद रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ से निकाली जाती है ज़्यादातर। देखिए, त्रिपुरा से निकाली जाती है, राजस्थान से निकाली जाती है, महाराष्ट्र से निकाली जाती है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा से निकाली जाती है। ये आपको याद रखना है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये अलग है, ये नदियों वाले एरिया हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल गैस के बारे में बताया। एक फॉसिल फ्यूल होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पाइप के थ्रू इसको स्टोर किया जा सकता है, ट्रैवल करवाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाया जा सकता है। मीथेन इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर में इसको स्टोर करके रखा जाता है, जिससे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल देते हैं। कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता, जिसकी वजह से ग्रीन फ्यूल का नाम इसे दे दिया गया है। व्हीकल्स में, पावर जनरेशन में, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर में इसका यूज़ होता है, और वडोदरा और दिल्ली जैसे एरिया में इसका पाइपलाइंस प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके जो रिजर्व्स है, मतलब कि कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ से निकाली जाती है नेचुरल गैस इंडिया के अंदर, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो आपको ये कंप्लीट रिवाइज हो गया होगा। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट बचता है PCRA, ठीक है, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, वो वाला पार्ट बचता है डियर स्टूडेंट्स। उसमें क्या ये बताया गया है कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। बेसिकली पेट्रोल और डीजल के बारे में बताया हुआ है कि जब गाड़ी चलाएं तो गाड़ी को मॉडरेट स्पीड पर चलाएं, ज़्यादा स्पीड में कार को ना चलाएं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर बताया कि जब कभी रेड लाइट आती है, मतलब कि लाल बत्ती जल जाती है, ट्रैफिक लाइट, तो कार इंजन बंद कर लें, ज़्यादा यूज़ ना करें एनर्जी का, फैन वगैरह जो ये होता है इन सब का कम यूज़ करें। तो उसमें एनर्जी सेविंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं डियर स्टूडेंट। तो अगर आपको वो वाला टॉपिक देखना है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके 4-5 मेजर पॉइंट है। अगर आप वो वाला, वैसे वो लर्न करने का, ये उसमें कुछ समझाने का नहीं है। अगर आपको वो सब भी देखना है तो यहाँ आई कार्ड में एक बटन आ रहा है, 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, इसको 2x पे देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है और आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच चुके हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, यस सर, हमने इस वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक देख लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।